नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी। और आपकी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस पर, जिस पर हमने आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक बेंच लॉन्च करा था बीपीएससी के लिए, आचार्य बैच। क्या नाम था उसका? आचार्य बैच, जिसमें आपको बहुत सारी क्लासेस दी जा रही थी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल रही हैं वो बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी में बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ऐसी ही एक क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की। मेरा नाम विष्णु सिंह और मैं आपको तैयारी कराऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर बनाने के लिए हम और आप साथ में मिलकर तैयार करेंगे, और जिस विषय पर हम बात करेंगे उसका नाम है इंग्लिश। तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश का सिलेबस और इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहिए द एक्सीलेंस क्लासेस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश के सिलेबस की। भाई, जिस चीज की तैयारी हम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। जब तक हमें पता नहीं रहेगा हम उस चीज की तैयारी कर नहीं पाएंगे। और तैयारी करने के लिए बिल्कुल एकदम हमें बहुत मेहनत की जरूरत है, एकदम सख्त मेहनत की जरूरत है। अगर हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो अपने आप को इतना झकझोर देना है कि हम उस चीज को बिल्कुल पा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है और हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आपके 3 सेक्शन पढ़ाए जाएंगे। जो आपको यहाँ क्लास दी जाएगी इंग्लिश की, उसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, जिसमें पहला सेक्शन होगा आपका ग्रामर का। ग्रामर का सेक्शन होगा जिसमें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपके सिलेबस में आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आते हैं दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सब लोग जानते होंगे क्या होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, उसके बाद हमें पढ़ना है एडजेक्टिव, उसके बाद हमें पढ़ना है वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, सात नंबर पे है कंजक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमें इस सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं। उसके अलावा आपके लिए टेंस के आधार पर हम आपका वॉइस और नरेशन दोनों कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को पता है जब तक टेंस नहीं आएंगे तब तक आगे हम वॉइस और नरेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बाद क्वेश्चन टैग, डिटरमिनर, और एक प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है आपका आर्टिकल। ये जितने भी कंटेंट हैं हम आपको ग्रामर के सिलेबस में कंप्लीट कराएंगे। ग्रामर के सेक्शन में आपके कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, जिसमें पहला मैंने बताया ग्रामर, जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। उसके बाद टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन टैग, डिटरमिनर और आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन आता है बुकैब का। बुकैब का सेक्शन आता है। बुकैब के सेक्शन में हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OWS कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS। आपके इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द।
उसके बाद आपकी फ्रेजल वर्ब, ये आपको वोकैब वाले सेक्शन में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला सेक्शन ग्रामर का हो गया, दूसरा सेक्शन आपका वोकैब का हो गया, एक तीसरा और लास्ट सेक्शन बचता है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक करी जाती है। इसमें आपके लिए एक पैसेज, फिलअप्स, जिसको हम क्लोज टेस्ट भी कहते हैं, फिलअप्स क्लोज टेस्ट कहते हैं, ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको इंग्लिश, जब इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी तो आपको ये वाला सिलेबस ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है, जिसमें हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका सिलेबस रहेगा और आपको इस चीज की तैयारी कराई जाएगी आपके बीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। अभी बीपीएससी ने कोई सिलेबस डिसाइड नहीं करा है, तो इसलिए इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश के बारे में बेसिक टू एडवांस पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। इस क्लास को जब आप देखें तो ये सिलेबस अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं आपके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। भाई कोई भी भाषा को पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक हमें उसके बेसिक्स नहीं पता होंगे हम उस लैंग्वेज को कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। ठीक है दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? भाषा है, लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का निर्माण लेटर से होता है। किससे होता है? अक्षर से। जब तक हमें लेटर नहीं पता होंगे किसी भी भाषा के, हम उस भाषा का निर्माण नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में आप सब जानते हैं कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं और ये लेटर मिलके बनाते हैं अल्फाबेट। क्या बनाते हैं? अल्फाबेट, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला। ये अल्फाबेट 2 कंटेन रखता है, पहला वोवेल स्वर और दूसरा कॉन्सोनेंट। पहला वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवेल आप समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। और स्वर ये 5 को छोड़कर बाकी के जितने बचे वो स्वर हैं, बी सी डी एफ एच एक्सेट्रा। ठीक है, ये वोवल, ये कॉन्सोनेंट, 5 वोवल होते हैं, बाकी के जितने भी बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये अल्फाबेट, जो अल्फाबेट होते हैं वो मिलकर बनाते हैं एक वर्ड। वर्ड आप लोगों को सबको पता होगा, जो चीज हम बोलते हैं और लिखते हैं उसको हम शब्द के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? शब्द के द्वारा लिखते हैं। जब तक हमें वर्ड बनाना नहीं आता है तब तक हम कोई भी वाक्य नहीं बना सकते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक हमें वर्ड बनाना नहीं आता है तब तक हम कोई भी वाक्य नहीं बना सकते हैं। और ये जो वर्ड हैं वो मिलके बनाते हैं आपका एक सेंटेंस। क्या बनाते हैं? सेंटेंस। क्या बनाते हैं दोस्तों? सेंटेंस। तो अगर मैं सेंटेंस की डेफिनेशन दूं, अगर मैं आपको सेंटेंस की डेफिनेशन दूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। क्या कहूंगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच। अब पीछे चलते हैं। हमने कहा एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है। शब्द, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अंकल कमिंग माई इज होम। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अंकल कमिंग
माई इज होम। तो आपने देखा यहां पर अंकल अपने आप में एक वर्ड है, कमिंग अपने आप में एक वर्ड है, माई अपने आप में एक वर्ड है, ऐसे ही इज और होम दोनों अपने आप में एक वर्ड है। तो एक वर्ड, दो, तीन, चार, पांच, पांच वर्ड लिखे, तो क्या इन पांच वर्डों को लिख के हमने एक सेंटेंस का निर्माण करा? बताइए, क्या हमने ये जो पांच वर्ड लिखे इनको लिखकर एक सेंटेंस का निर्माण करा? आप कहेंगे नहीं, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया ये भी शब्द है, शब्द है, शब्द है, शब्द है, और ये शब्द है। आपने तो कहा था कि जो शब्दों का ग्रुप होता है उसको सेंटेंस कहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो शब्दों का ग्रुप होता है उसको सेंटेंस तो कहते हैं, लेकिन कब? जब वो एक कंप्लीट सेंस देता हो। कब? जब वो एक कंप्लीट सेंस देता हो। तो विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्लियर है? सेंटेंस की डेफिनेशन आप लोगों को पता चली। मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेंटेंस। जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है सेंटेंस कहलाता है। ठीक है सर। तो अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को ठीक करूं, अब एग्जाम्पल को अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर है? जिसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। जैसे माय अंकल इज कमिंग होम। क्लियर है? अब भाई मेरे अंकल घर आ रहे हैं, मेरे चाचा जी घर आ रहे हैं, इस बात का एक कंप्लीट सेंस है जो इन वर्ड्स के ग्रुप को मिलाकर बना है। और वर्ड्स के ग्रुप को मिलाकर जो बनता है और जो कंप्लीट सेंस देता है उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस की डेफिनेशन तो मिल गई, आपको सेंटेंस की डेफिनेशन तो मिल गई। अब हम बात करते हैं ये सेंटेंस कंटेन क्या करता है। भाई वर्ड से मिलके तो सेंटेंस बनता है, लेकिन ये जो वर्ड होते हैं वो होते क्या हैं? तो ये जो वर्ड होते हैं ना बालको, ये होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा बेसिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और इनका यूज क्या है, ये काम क्या क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखेंगे। हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच थे? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, जिसमें पहला था नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रेपोजिशन, सातवां कंजक्शन, और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके, जिसके बारे में हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं और समझते हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहानी क्या है और ये काम क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से समझना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और अपने नोट्स बनाना अपनी कॉपी पे, क्योंकि वो नोट्स आपको आपके लास्ट तक काम में देंगे। और आप जितने खूबसूरती से अपने नोट्स बनाएंगे उतने ही आपको लाभदायक देंगे, उतने ही आपके लिए लाभकारी होंगे। तो आप अपने नोट्स ध्यान से बनाना दोस्तों, और एक एक करके अब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले हम नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन क्या होती है? देखो, नाउन होती है नेमिंग वर्ड। नाउन की अगर एक लाइन में मैं डेफिनेशन दूं तो नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम बताने वाले जितने भी शब्द हैं,
आपको अपने आसपास जितने भी लोग दिखते हैं, जितनी भी चीजें दिखती हैं, जिनका आप नाम दे सकते हैं, वो सब क्या है? वो सब है नाउन। मैंने कहा नाम बताने वाले जितने भी शब्द हैं, जिनका आप नाम दे सकते हैं, जिनका आप नाम दे सकते हैं, वो क्या है? वो है नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा रानी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। रानी, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा मैंने, रानी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। एक दूसरा सेंटेंस और लिखता हूं, शी इज हैप्पी। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे मैंने। पहला लिखा मैंने रानी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। समझने की कोशिश करना, बाल को ध्यान से समझना, बिल्कुल। मैंने कहा नाउन क्या है? नाउन एक वर्ड है जो क्या करता है? नाम बताता है। नेमिंग वर्ड है। बचपन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एक प्लेस का नाम बताता है, पर्सन का नाम बताता है, किसी वस्तु का नाम बताता है। केवल वस्तु का नाम नहीं बताता, जितने भी धरती पे जितने भी आसपास आपके चीजें हैं, जिनको भी आप नाम दे सकते हैं, वो सब क्या है? वो सब है नाउन। नाउन होती है नेमिंग वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला सेंटेंस लिखा, रानी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो इसमें ये रानी है, वो क्या है बालको? इस सेंटेंस में ये जो रानी है, ये क्या है? ये एक नाम है और नाउन है। ठीक है दोस्तों, रानी क्या है? रानी एक नाम है और नाउन है। नाउन का बेसिक आपको पता चला। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो नाम बताने का काम करता है। जितनी भी चीजें हम धरती पे आसपास अपने देखते हैं, उन सबको हम नाम दे सकते हैं, वो सब क्या है? वो सब नाउन है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन कहते हैं रिप्लेस अ नाउन। देखो, प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे, जो नाउन को आगे आने से रोकता है, जो नाउन को आगे आने से रोकता है। अब आगे आने से क्यों रोकता है? आगे आने से इसलिए रोकता है कि बार बार एक ही नाउन का जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य की ना खूबसूरती खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? वाक्य की खूबसूरती खराब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई नो निखिल। आई नो निखिल, मैं निखिल को जानता हूं। निखिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। निखिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं निखिल को जानता हूं, निखिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। मैंने पहली बार जब कहा आई नो निखिल, तो मैंने एक नाउन का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वो एक नाम है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, निखिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां भी एक नाउन है जो मैंने दूसरे सेंटेंस में प्रयोग की। अब एक नाउन यहां हो गई, एक नाउन यहां हो गई, तो आपको नहीं लगता ये वाक्य की सुंदरता को खत्म कर रहा है? और जब ये वाक्य की सुंदरता को खत्म करता है, तब हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे प्रोनाउन की जो इस नाउन को रिप्लेस कर दे, जो इस नाउन को रिप्लेस कर दे। तो ये निखिल एक नाम है, एक थर्ड पर्सन नाम है, इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं ही का। किसका दोस्तों? ही का। मैंने कहा आई नो निखिल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो निखिल है वही ही है। तो ये नाउन को मैंने रिप्लेस करा किससे? ही से। तो ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों? ही एक प्रोनाउन है। तो मैंने कहा प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन करता है, रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। रिप्लेस अ नाउन। ऊपर देखो, मैंने कहा रानी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो रानी क्या है? नाउन। मैंने नीचे लिखा सी इज हैप्पी, वह खुश है। तो रानी को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे? सी से। बात समझ में आई? किससे रिप्लेस करा? सी से रिप्लेस कर दिया। तो सी क्या हो गया?
सी हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। सी एक प्रोनाउन है जो मैंने यूज करा रानी के स्थान पर, और रानी क्या है? रानी एक नाउन है। तो जैसा मैंने कहा प्रोनाउन क्या काम करता है? प्रोनाउन काम करता है नाउन को रिप्लेस करने का, रिप्लेस अ नाउन। क्लियर है? अगली बात पे चलते हैं। अगला है हमारा एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव करता है विशेषता बताने का काम। क्या? किसी भी चीज की विशेषता बताने का काम जो करता है वो करता है आपका एडजेक्टिव। सॉरी, ये करता है क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है आपका एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए। मैंने कहा सी इज हैप्पी, वह खुश है। ठीक है, मैंने कहा सी इज हैप्पी। इसमें जो हैप्पी है वो ही तो विशेषता बताने का काम कर रहा है। किसकी? शी की। कि सी क्या है? सी खुश है, वह खुश है। तो ये हैप्पी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये विशेषता किसकी बता रहा है? प्रोनाउन की। और जो प्रोनाउन है वही तो नाउन है। क्लियर है दोस्तों? जो प्रोनाउन है वही नाउन है। तो ये हैप्पी एडजेक्टिव है। और ये विशेषता किसकी बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है प्रोनाउन की। तो मैंने कहा क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन कर सकता है वो नाउन कर सकता है, और जो नाउन कर सकता है वो प्रोनाउन कर सकता है। तो ये एडजेक्टिव है हैप्पी, जो विशेषता बता रहा है सी की। क्लियर है? आगे बात करते हैं हम वर्ब की। अगला 4th नंबर का टॉपिक है, कंसेप्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होती है बालकों? वर्ब होती है एक्शन और स्टेट, जो एक्शन बताती है और बताती है किसी चीज की अवस्था। स्टेट माने होता है अवस्था। अब ये एक्शन और स्टेट कैसे बताती है वर्ब? पहला सेंटेंस ध्यान से देखना। मैंने कहा रानी इज प्लेइंग, तो इसमें जो प्लेइंग है वो एक वर्ब है। यहां एक्शन हो रहा है। रानी क्या काम कर रही है? रानी खेलने का काम कर रही है। फिलहाल जो रानी काम कर रही है वो किस चीज का काम कर रही है? आप कहेंगे सर रानी खेलने का काम कर रही है, तो ये वर्ब हो गई वर्ब, और यहां हो रहा है एक्शन। क्या हो रहा है? एक्शन। दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने लिखा था सी इज हैप्पी, तो इसमें इज क्या है? इज एक वर्ब है, और ये क्या काम कर रही है? ये अवस्था बता रही है कि भाई जो सी है वह खुश है, वह खुश है। तो वह खुश है, तो इज क्या बता रही है? इज बता रही है सी की स्टेट। स्टेट बताने का काम कौन कर रहा है? स्टेट बताने का काम कर रहा है आपकी वर्ब इज, और इज क्या है? स्टेट है, और जो बता रही है किसकी स्टेट? सी की, कि सी खुश है। क्लियर है? तो वर्ब क्या काम करती है? वर्ब काम करती है अवस्था और एक्शन बताने का। भैया इस चीज का पर एक्शन हो रहा है और ये अवस्था बता रही है। क्लियर है? आगे बात करते हैं हम एडवर्ब की। एडवर्ब। एडवर्ब हमारा होता है जो मॉडिफाई करता है, जो मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब को। क्या काम करता है? ये करता है मॉडिफाई किसको? एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब को। क्या काम करता है? मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। देखो मैंने कहा रानी इज प्लेइंग, रानी खेल रही है। मैंने कहा रानी कहाँ खेल रही है? आप कहोगे सर रानी खेल रही है ग्राउंड में। कहाँ खेल रही है? ग्राउंड में। तो ये जो ग्राउंड है वो हमारा एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि जो वेयर का रिप्लाई देता है वो क्या होता है? एडवर्ब कहलाता है। वेयर का रिप्लाई हमेशा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो रानी कहाँ खेल रही है? रानी खेल रही है ग्राउंड में। कहाँ खेल रही है? ग्राउंड में। एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा शी केम हियर, शी केम हियर। मैंने कहा वह आई, कहां आई? हियर। तो हियर क्या है? हियर एक एडवर्ब है जो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वह आई कहां आई? हियर।
रानी खेल रही है, ये वर्ब है, इसको क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है? ग्राउंड। रानी कहाँ खेल रही है? ग्राउंड में खेल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं हम प्रेपोजिशन की। किसकी बात करते हैं? प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है रिलेटेड वर्ड। क्या होता है? रिलेटेड वर्ड। अब ये रिलेट किसको करता है? रिलेटेड वर्ड रिलेट किसको करता है? रिलेट करता है ये नाउन को। किसको रिलेट करता है? रिलेट करता है ये नाउन को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बुक, ऑन द टेबल। बुक ऑन द टेबल, तो एक नाउन तो ये हो गई बुक। ठीक है, पहली नाउन। एक नाउन हो गई आपकी टेबल। ये ऑन प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और ये रिलेट कर रहा है इन दोनों नाउन को आपस में। क्लियर है? तो प्रेपोजिशन क्या करता है? प्रेपोजिशन करता है रिलेट। किसको? नाउन को। प्री मतलब पहला, पोजीशन मतलब स्थान, पहले का स्थान। किसके पहले का? नाउन के पहले का स्थान। तो इस नाउन के पहले का स्थान क्या है? ऑन। और ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। और रिलेट करने का काम किसको कर रहा है ये? एक टेबल को और एक बुक को। क्लियर है? अगली बात करते हैं कंजक्शन की। किसकी? कंजक्शन की। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन को हम कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स, जो जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट करने का काम क्या किसका करता है? सेंटेंस का। इसको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या? ज्वाइनिंग वर्ड। इसको कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। देखो दूसरे पेज पर एग्जांपल लिख रहा हूं एक, वही एग्जांपल उठाते हैं। मैंने कहा रानी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। एंड शी इज हैप्पी। तो देखो एक सेंटेंस तो हमारा हो गया ये, रानी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, और एक सेंटेंस हो गया हमारा शी इज हैप्पी। तो ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट करने का काम किसने किया? इस एंड ने। तो ये एंड क्या हो गया बालको? ये एंड हो गया आपका कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या काम करता है? कंजक्शन काम करता है जोड़ने का या कनेक्ट करने का। किसको? शब्दों को या वाक्यों को। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो शब्द को जोड़ने का काम करता है, कभी कभी दो क्लोज को जोड़ने का भी काम करता है। अब आप कहेंगे सर ये क्लोज क्या होती है? क्लोज सेंटेंस की तरह ही होती है। हम आगे पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना समझिए कि कंजक्शन क्या काम करता है। कंजक्शन काम करता है दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का। इसलिए इसको हम कनेक्टिंग वर्ड और ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बचता है जिसका नाम है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, मेरी बात ध्यान से सुनना। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आप एक जगह जाके रुक जाते हैं और आपके बराबर में सचिन तेंदुलकर आके खड़े हो जाते हैं। आप क्रिकेट लवर हो, ठीक है, और जैसे ही आपके बराबर में सचिन खड़े हो जाते हैं और अचानक से जब आपकी नजर सचिन पे पड़ती है तो आपके मुंह से अचानक से शब्द निकलता है। अचानक से। अचानक से मतलब सडन फीलिंग, जिसको हम कहते हैं सडन फीलिंग, जिसको हम कहते हैं सडन फीलिंग। अचानक से आपके सामने कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसकी आप
उम्मीद नहीं करते हैं, जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं वहां उसके होने की। तो आपके मुंह से अचानक से शब्द जो निकलते हैं उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे वाव, हुर्रा, ठीक है, वाव, ओह, ये शब्द जब आपके मुंह से निकलते हैं तो वो आपकी अचानक से होने वाली फीलिंग के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अचानक से होने वाली फीलिंग के बारे में। तो उसको कहते हैं हम इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, इस क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो ये आज आपकी क्लास का इंट्रोडक्शन था। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें मैंने सेंटेंस के बारे में बताया और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज को डिस्कस करा। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपसे मिलेंगे कल, जिसमें हम आपका खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे, नाउन। और नाउन को हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर इस वीडियो को देखें, इस क्लास को देखें, इस चैनल पर जितनी भी क्लास चल रही है उनको रेगुलर देखें। इससे आपको आपकी तैयारी में बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका कि आप इस वीडियो को देखते रहें, बिल्कुल देखते रहें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, अलविदा, बाय।